हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट, या शेल्स में किस तरह से वो पड़े होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग वैलेंसी के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले भी हम इसका ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स में या शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम was suggested by बोहर एंड वरी। तो बोहर एंड वरी ने ही सबसे पहले इस चीज़ की बात की थी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स में पड़े होते हैं, राइट। द फॉलोइंग रूल आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स, राइट। तो कुछ रूल्स जो है उन्होंने दिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन रूल्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n रेज टू द पावर 2, राइट। तो इस फॉर्मूला से उन्होंने ये बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फॉर्मूला से आप बता सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पड़े होंगे, जहाँ पे n क्या है, n डिनोट कर रहा है हमारे ऑर्बिट के नंबर को, राइट, कि कौन सा ऑर्बिट नंबर है या कौन सा एनर्जी लेवल है, राइट, जैसे कि 1 2 3। और हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज, राइट। तो इस तरह से जैसे आपको दिया हुआ है नीचे ये टेबल था, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि अगर फर्स्ट शेल है, आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो के शेल होगा, राइट। तो मतलब कि 2 होगा, राइट, 2 इंटू आपका 1 और रेज टू दी पावर है ये 2, राइट। तो इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। जब आप इनको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो मतलब कि उसके जो शेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप जो है वो जिस भी नंबर का आपका ऑर्बिट है या शेल है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स का पता कर सकते हैं। जैसे कि आगे है 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह से एम शेल यानी कि थर्ड शेल की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा रेज टू द पावर 2। तो 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपको थर्ड शेल में देखने को मिलेंगे। उसी तरह से फोर्थ है, राइट। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा और रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे 32 आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आगे के जितने भी शेल्स होंगे आप उनमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स का पता कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है दूसरा रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, राइट। कि उन्होंने ये बोला कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 जो है वो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, राइट। कि अगर मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और उसके बाद ये कोई शेल है, तो फर्स्ट शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8। तो जब तक यहाँ पे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर लेता, मतलब कि यहाँ पे पूरे के पूरे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं हो जाते, तब तक बाहरी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, राइट। जब ये ऑर्बिटल या ये जो पूरा आपका शेल है, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर लेगा तभी बाहर वाला जो शेल है वो फिलअप होना शुरू होगा, राइट। तो ये कैसे चलता है, स्टेप वाइज मैनर में जो फिलिंग है ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप जो है एटॉमिक टेबल में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो शो किया गया है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का, राइट। तो ये हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर नीचे की साइड को आप देख रहे हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसी तरह से यहाँ से भी आप देख रहे हैं तो नीचे की तरफ को साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, राइट, तो क्या हो रहा है, साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है यही पूछ लेता है कि अगर आप नीचे की तरफ जाएं, राइट, हीलियम से सॉरी हाइड्रोजन से अगर आप नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, राइट। तो ये चीज़ें अगर आप ऑन द टिप्स कर लें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में या डिफरेंट ऑर्बिट्स में अरेंज होते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है इलेक्ट्रॉन का, कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये हमें पता है कि वो अपने एक शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता, राइट। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट the atom of element having a completely filled outermost shell show little chemical activity, right। तो आप देखेंगे कि जिस एटम के पास या जिस एलिमेंट के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो उतनी ही कम आपको केमिकल एक्टिविटी जो है वो दिखाएगा, मतलब कि वो रिएक्ट जो है वो कम करेगा, राइट। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर जो उनकी वैलेंसी है वो ज़ीरो होगी, राइट। जिनका पूरा आउटर मोस्ट जो शेल है वो फिल होगा, अब उसको ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, ज़ीरो होगी, मतलब कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, राइट। और जो ये आप देखेंगे इन्हें क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेस कहा जाता है या इनर्ट एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, जिनके ऑक्टेट जो होते हैं या फिर बाहर वाला जो शेल होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। तो हीलियम ही ऐसा है इनर्ट एलिमेंट है जिसमें आपको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, बाकी सब में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल में देखने को मिलेंगे, राइट। अब आप ये टेबल देख सकते हैं, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके सिंबल दिए गए हैं, उसके बाद उनका एटॉमिक नंबर, उसके बाद कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया गया है कि किस तरह से KLMN इस तरह के जो शेल है उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पड़े होंगे। उसके बाद उनकी वैलेंसी भी बताई गई है, राइट। तो थोड़ा सा भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है तो H सिंबल आएगा, राइट। कितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर है 1। उसके बाद प्रोटॉन भी 1 होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, राइट। न्यूट्रॉन कोई नहीं होगा, राइट। हमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ जाएगा, के शेल में ये चला जाएगा। तो इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। उसी तरह से हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, राइट। जैसे अगर आप बोरोन देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है, 5, राइट। उसके बाद प्रोटॉन्स कितने हैं, 5, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, राइट। और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, 5 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5 ही होंगे, राइट। प्रोटॉन्स 5 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे। अगर आप देखेंगे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट, और एल वाले में 3 आ जाएंगे, राइट। अब जब तक ये 8 जो है पूरे फिलअप नहीं होंगे तब तक ये नेक्स्ट शेल में फिलअप नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप जैसे कि सोडियम देखेंगे, राइट, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये होता है 11, राइट। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12, एक ज़्यादा होता है, राइट। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11, क्योंकि प्रोटॉन 11 है, राइट। तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, के शेल में कितने होंगे, 2, एल शेल में कितने होंगे, 8, राइट। अब इसके पास 11 है, 8 और 2 क्या हो गए, 10 हो गए पूरे। और अब एक जो बचा वो कहाँ जाएगा, वो एम शेल में फिलअप हो जाएगा जा करके, राइट। इसी तरह से बाकी जितने भी बचते हैं इसी तरह से एम शेल में वो फिलअप हो जाएंगे। जब एम शेल में 8 कंप्लीट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट एन वाला शेल फिलअप होगा,
राइट। तो ये टेबल जो है ये आप ज़रूर देख करके जाएं, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस टेबल को देख करके जाएं, किसकी कितनी वैलेंसी है ये भी आप ज़रूर देख करके जाएं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम of other element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell, right। तो अब ये बता रहा है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की अदर एलिमेंट्स के साथ, राइट, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों कर रहे हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिर्फ लड़ाई इतनी सी है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल को फुली फिल्ड बनाना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, राइट। An outermost shell which had 8 electron is said to possess an octet, right। तो जो outermost shell जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि उसने एक ऑक्टेट को पोजेस कर लिया है। अब अगर उसके लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट कैसा होगा, वो एटम कैसा होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। एटम्स वुड दस रिएक्ट so as to achieve an octet in the outermost shell, right। और इसी चीज़ के लिए जो है वो लड़ाई है कि ये अपने जो ऑक्टेट है उसको अचीव करना चाहते हैं, आउटरमोस्ट शेल को ये फुली फिल्ड बनाना चाहते हैं, राइट। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूज इलेक्ट्रॉन। और अब ये जो ऑक्टेट है उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे अपने फुली स्टेबल बनेंगे, राइट। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, राइट। The number of electrons gained, lost or shared so as make the octet of electron in the outermost shell give us directly the combining capacity of an element, right। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, राइट, जो कोई एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, शेयर करेगा या फिर किसी से ले लेगा, तो ये क्या बताएगा कि ये डायरेक्टली हमें ये बता सकता है कि उस एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर कितनी है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, राइट, ये ऐसे एटम्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में इनके होता है, राइट। तो उनकी लूज करने की कैपेसिटी कितनी है कि एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज कर सकते हैं और इसी वजह से उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, राइट। वैलेंसी क्या है, तो आप सिंपली शब्दों में ये भी याद रख सकते हैं, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, राइट, कि मान लेते हैं कि किसी एलिमेंट के, राइट, बाहर वाले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि वो मतलब फुली कैपेसिटी मतलब 8 के करीब है, राइट। देन द वैलेंसी इज डिटरमाइन इन द डिफरेंट वे। तो उस समय में आप जो वैलेंसी है वो डिफरेंट वे से डिटरमाइन करेंगे, कैसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास फ्लोरीन एटम दिया है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 7। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से अच्छा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब भी इसके जो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, राइट। तो इसी वजह से जो इसकी बैलेंसी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि 7 को सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है, लूज करने से अच्छा है कि ये जो है वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से गेन कर ले, राइट। तो इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो 1 हो जाती है, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है अगर उसके बाहर वाले शेल में 8 के करीब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट, जैसे 6 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, राइट, इसी तरह से। तो अगर उनके लिए 6 या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, राइट। तो अगर सही मायने में कहा जाए तो वैलेंसी क्या है, द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, राइट। तो इसी वजह से an atom of each element has a definite combining capacity, right। इसी वजह से हर एक एलिमेंट की खुद की एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, राइट। कि अगर किसी के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो
मतलब मान लीजिए कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो 7 लूज़ करने से बेहतर ये चाहेगा कि भई एक आ जाए, राइट? और एक आ करके वो अपना फुली ऑक्टेट जो है वो अचीव कर लेगा। 8 जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में आ जाएंगे। तो जितने वो लूज़ करने की कैपेसिटी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर जितने गेन करने की कैपेसिटी रखता है, वही उसकी वैलेंसी होती है और उसी को उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।